वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धी टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर का एरिया प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कितना तैयार हुआ है। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, हीट डोम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गर्म हवाओं के ऊपर उठकर पुनः धरातल की ओर आने से इनका निर्माण होता है। दूसरा कथन, गर्म व आर्द्र हवाएं जब वायुमंडल में ऊपर नहीं उठ पाती हैं तो इसका निर्माण होता है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प कहता है कि दोनों कथन सही हैं, बी विकल्प कहता है दोनों गलत हैं, सी विकल्प कहता है केवल एक सही है, डी कहता है कि वह 2 सही है। अब आपको यह बताना है कि हीट डोम जो कि अमेरिका और कनाडा में इस समय काफी चर्चा में अभी भी बना हुआ है, इसकी वजह से वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिर इसकी जो संरचना है उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से किसी स्थान पर हीट डोम क्रिएट होता है? तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब किसी स्थान पर गर्म और आर्द्र हवाएं पहुंचती हैं और वह सरफेस से आकर उस सरफेस से संपर्क में आकर और गर्म होती हैं और गर्म होकर क्या होता है आपको पता है, हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। तो जब हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक ऐसी परत होती है हवाओं की जो उसे ऊपर नहीं उठने देती, जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊपर उठती हुई हवाएं पुनः सतह की ओर आ जाती हैं और इस तरह से वहां पर गर्म और आर्द्र हवाएं क्या होता है, एक चक्री क्रम में घूमती रहती हैं और इसी संरचना को बोला जाता है हीट डोम, जो कि इस समय अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में बना हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए, अर्थात दोनों कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपके पास, यूएई का रास अल खैमा हाल ही के समय में निम्न में से किस कारण से चर्चा में बना हुआ था? तो आपको बताना है वहां पे बम विस्फोट हुआ था, बी विकल्प कहता है वहां पे ऑटो एक्सपो हुआ था, सी कहता है वहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ है और डी कह रहा है वहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती। अब ध्यान दीजिएगा कि जो चारों विकल्प हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये छोटा सा प्रश्न जरूर है, लेकिन ये जो नाम है इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा में बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है, आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा, वो है डी, अत्यधिक गर्मी। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 52-53 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है। और यह जो स्थान है इसको माना जाता है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वह मानव के शरीर के अलग बियॉन्ड पड़ती है, अर्थात वहां पर मानव का शरीर जो है कि सही से काम नहीं कर सकता। यह कहिए कि यहाँ पर जो है कि टेक्नोलॉजी है, लाइट है, लोग के पास पैसा है तो वह एसी लगाकर अपना काम भले चला लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो टेम्परेचर नेचुरली बढ़ती है वो काफ़ी खतरनाक है। यह जो चर्चा में बना हुआ है इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि यहाँ पर फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दूसरा, जो जिस कैटेगरी में रास अल खैमा को रखा गया है इसी कैटेगरी में पाकिस्तान का जो जैकोबाबाद है वो भी आ गया है। वहां पर भी अब टेम्परेचर इतना रिकॉर्ड किया गया है जो कि मानव के रहने के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से 2 शहर हो गए इस कैटेगरी में जो मानव के रहने के लिए ठीक नहीं है और उसमें यह दोनों शहर क्या है, चर्चा में बने हुए। तो इसलिए आंसर हमारा होगा डी। अगला जो प्रश्न है वह है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात आईटीओ द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास विकल्प है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। आपको पता है कि जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको हर साल जारी किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि किसी देश ने अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार की नीतियां हैं, किस प्रकार के कानून हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है और साथ ही साथ जो लोग साइबर जो है कि
थेफ्ट के शिकार हो जाते हैं या जो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तो उनके साथ पुलिस का जो व्यवहार है वह कितना कूल रहता है, कितना समन्वय वाला रहता है, इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाकर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जो 2020 में अभी किया गया है 2021 में, लेकिन ये लास्ट ईयर का जारी किया जाता है। तो इस तरह से ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2020 में भारत को जो स्थान मिला है 10वां मिला है। इससे पहले जो स्थान मिला था वह जो है कि आपका 47th था। तो इस तरह से 37th पोजीशन को क्या हुआ है, भारत को लाभ हुआ है। तो इस तरह से रैंक में क्या हुआ, सुधार हुआ है 37 पॉइंट का। तो इस तरह से यह जो आपका आंसर है इसका होगा आंसर ए। अगला जो प्रश्न है वह है आटा साटा प्रथा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और राजस्थान। यह जो प्रथा है इस तरह इसको कहा जा रहा है, एक कुप्रथा है जो कि अभी भी काफी जो है कि प्रचलित है। और इस प्रथा में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आंसर तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं एक परिवार है, उस परिवार में कोई लड़का है और उस लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि वह जो लड़का वाला परिवार है किसी ऐसे घर में जाता है, ऐसे परिवार में जाता है जहां पर वह कहता है कि आप हमारे लड़के के साथ शादी कर दीजिए, बदले में हमारे घर की लड़की आपकी यहाँ बहू बन जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो बेटियों का एक्सचेंज होता है। तो कई जगह इसको अदला बदली विवाह भी बोला जाता है। राजस्थान में अभी भी ये काफी प्रचलित है। जो त्रिपुरा, ये जो आप देख रहे हैं आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर अन्य प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं, लेकिन इस प्रकार की अदला बदली वाली प्रथाएं वहां पर नहीं है। तो इसलिए आंसर होगा, इसका सही आंसर है टी। अगला जो प्रश्न है वह है ऐसी प्रथाएं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार का हनन करती हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अमान्य होंगी। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 153। अब आपको बताना है कि आखिर यह जो प्रथाएं होती हैं, जैसा कि एक प्रथा ऊपर भी हमने उल्लेख किया जो कि इस समय के हिसाब से ठीक नहीं है, बच्चियों के फंडामेंटल राइट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ऐसी प्रथाएं किस अनुच्छेद के तहत अमान्य होती हैं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। आपको पता है कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रथा, कोई भी ऐसी विधि, कोई ऐसा नियम, कोई भी ऐसा आदेश जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, एबोलिश करता, कम करता है, वह क्या होगा, अमान्य होगा। और उसी के तहत ऐसी प्रथाओं को जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी के कारण जो कि पुलिस भी जब भी आटा साटा प्रथा जैसी कुछ प्रथाएं पुलिस के सामने आती हैं तो केस दर्ज होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन है क्या कि देखिए हमारे पास जो है कि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात हमारे पास संविधान भले ही हो, लेकिन बावजूद इसके जब तक समाज में और हमारे और आपके भी संवैधानिक मूल्यों की कदर नहीं होगी, उस पर चलने का प्रयास नहीं होगा, तब तक आपको पता है कि कानून जो है कि बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो प्रथा जिन क्षेत्रों में प्रचलित है वहां पर खुद को रोकना होगा और उन प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाना होगा। खैर, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है 2030 में 7 एशियाई शहरों में समुद्र स्तर वृद्धि का अनुमानित आर्थिक प्रभाव शीर्षक से किस संस्थान ने रिपोर्ट प्रकाशित किया। ये जो रिपोर्ट है काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इसमें यह कहा गया है कि आने वाले समय में जकार्ता, फिलीपींस का जो है कि मनीला शहर, टोक्यो है ना, बहुत से ऐसे जो 7 एशियाई शहर हैं वह क्या होंगे, जो है कि बाढ़ की चुनौती का सामना करेंगे। दरअसल कहना यह है इनका कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से सी लेवल ऊपर उठ रहा है। सी लेवल ऊपर उठने, क्लाइमेट चेंज के कारण उन क्षेत्रों में अब देखा जा रहा है काफी ज्यादा जो है कि वहाँ पर जो है कि चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं और इसके वजह से जो बाढ़ का पानी है वो शहर के अंदर पहुँच रहा है। तो जो 7 शहरों के विषय में उल्लेख किया गया है, यहाँ कहा गया है कि आने वाले समय में 2030 तक यहाँ पर जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से क्या होगा या फिर जो है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं उससे क्या होगा, तबाह होगा। और यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह की गई है ग्रीन पीस जो संस्था है उसके द्वारा। तो ग्रीन पीस संस्था का नाम को आपको याद रखना है और इसी के द्वारा ये जो है कि रिपोर्ट जारी की है। अगला जो प्रश्न है वह है कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह जो प्रश्न है इसका भी संबंध ग्रीन पीस की ही रिपोर्ट से है, जिसमें उसने कहा है कि आने वाले समय में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वह क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावित होगा। आपको पता है जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है यह क्या होता है, यहाँ पर जो है कि जो साइक्लोन है काफी ज्यादा आते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन
साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, उनकी स्पीड भी बढ़ रही है, और यह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो शहर हैं वहाँ पर घनी आबादी है, घनी आबादी और क्लाइमेटिक कंडीशन के एडवर्स होने के कारण यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो है कि नुकसान होगा। और जैसे जैसे समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, यहाँ के जो शहर हैं वह क्या हो रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं, या फिर पानी का स्तर बढ़ने से उनके डूबने का खतरा, बाढ़ का खतरा, और वहाँ पर जो है कि प्रवास की समस्या क्रिएट हो रही है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा देश ओपेक प्लस का सदस्य होने के साथ साथ ओपेक प्लस का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दो चीजें हैं कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक प्लस का सदस्य होने के साथ ओपेक प्लस का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये आपको बताना है। ओपेक प्लस क्या है आपको पता है, एक ओपेक जो है कि संगठन है जिसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करने वाले बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उसके इतर कुछ अन्य देश हैं जो ओपेक में तो शामिल नहीं है लेकिन पेट्रोलियम का उत्पादन वो भी करते हैं, तो उन्हीं में से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब आपको बताना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आंसर तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, तो इसका बता देता हूं, आंसर होगा सी, रूस। अर्थात जो ओपेक प्लस संगठन है, यह संगठन क्या है कि जिस तरह से ओपेक डिसाइड करता है कि हमें कितना पेट्रोल या कितना जो है कि गैस का प्रोडक्शन करना है, क्रूड ऑयल का, तो उसी तरह से ओपेक प्लस भी एक संगठन है जो कि ओपेक के साथ ही मिलकर कार्य करता है और ये डिसाइड करता है कि आखिर हमें क्रूड ऑयल का कितना प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमें भी अर्थात प्रोडक्शन कर्ता को भी ज़्यादा फायदा हो और कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता के ऊपर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस ओपेक प्लस का जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि उत्पादन करता है। इन जितने भी देश दिए गए सब ओपेक प्लस के हैं, लेकिन इसमें जो है कि रूस सबसे बड़ा क्या है, उत्पादन करता है, इसी के कारण इसका आंसर होगा सी। अगला जो प्रश्न है वह है, मानव तस्करी के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, 80% मानव तस्करी देह व्यापार के लिए किया जाता है। दूसरा कथन, मानव तस्करी के शिकार लोगों में 28% बच्चे होते हैं। अब आपके पास ए बी सी डी के रूप में विकल्प दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर अगर आपने बी जो है कि डिसाइड किया तो गलत है और सी डी डिसाइड किया तो भी गलत है। आंसर है इसका ए, दोनों कथन सही है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कि इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी ये देखा गया है कि जो पेंडेमिक अर्थात जो महामारी का दौर आया है, इसमें क्या हुआ है, मानव तस्करी की जो संवेदनशीलता है बढ़ गई है। लोगों के पास गरीबी है, जो है कि कई तरह की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, और इसके वजह से लोग कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, और इसमें शिकार हो जाते हैं लोकल एजेंट का, जो कि मानव तस्करी करते हैं। बच्चों को, परिवार के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, फिर बेच दिया जाता है और फिर उनसे गलत कार्य करवाए जाते हैं। तो दोनों कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, मानव तस्करी रिपोर्ट 2021 में भारत को किस टीयर में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, मानव तस्करी रिपोर्ट 2021 जो अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है, उसमें भारत को किस टीयर में रखा गया आपको बताना है। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टियर 4 कोई नहीं होता इसमें, इसलिए आंसर ये होगा ही नहीं। आंसर आपने डिसाइड कर लिया, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर, इसमें क्या है कि जो आंसर है वह है टियर 2। दरअसल यह जो मानव तस्करी रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें तीन टियर रखे जाते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, और इसमें जो है कि भारत को टियर 2 में रखा गया है। टियर 2 का मतलब है कि ऐसे देश इसमें रखे जाते हैं जो मानव तस्करी को रोकने का प्रयास जो है कि बहुत गंभीर तरीके से तो नहीं कर पाए हैं, या जो मानव तस्करी को रोकने के जो कानून हैं उनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, उसको टियर 2 में रखा जाता है। और टियर 1 में उन देशों को रखा जाता है जिनके पास मानव तस्करी को रोकने का अच्छा कानून है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी किया है, जैसे कि इसमें अमेरिका को रखा जाता है, यूके को रखा जाता है, कई अन्य यूरोपीय देशों को रखा जाता है। टियर 3 में उन देशों को रखा जाता है जिनके पास ना तो बहुत अच्छा मानव तस्करी को रोकने का कानून है और ना वो गंभीर है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कि चाइना है, अफगानिस्तान है, ऐसे देशों को इसमें रखा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी रोधी विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। आपके पास विकल्प है 2018, 2019, 2020 और 2021। आपकी जो है कि यह पता ही है आपको, मानव तस्करी जो अभी ड्राफ्ट है वह सामने आया है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं और इस सुझाव में कहा गया है कि अगर आप जो है कि मानव तस्करी कोई भी ड्राफ्ट लेकर आते हैं, ये सुझाव दिया जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ, तो अगर कोई ड्राफ्ट लेके आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यह है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वह इस तरह से किया जाए जिससे सिर्फ कानूनी रूप बन के अर्थात कागज पर ना रह जाए, और इसमें इसको बढ़ाने के लिए कहा गया है
कि जो एनजीओ हैं जो कि इस तरह के कार्य करते हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। कई बार पुलिस जो है कि उन एनजीओ को ही निशाना बनाती है, टारगेट करती है, उनको इग्नोर करती है। खैर, तो ये ड्राफ्ट की बात है। ड्राफ्ट में कई चीज़ें कही गई हैं कि कैसे हम इसको रोकेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या सजा होगी, सभी चीज़ों पर बात की गई है। लेकिन मानव तस्करी विधेयक जो है संसद में अभी प्रस्तुत जो है कि होगा, अर्थात जो ड्राफ्ट आया है इसके, इस ड्राफ्ट को कैबिनेट अप्रूवल करेगा, फिर जो संसद में जाएगा। लेकिन इससे पहले वर्ष 2018 में इसको प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस समय पारित नहीं हो पाया था। एक ही सदन से पारित हो पाया था, दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाया था, इसलिए फिर क्या हो गया, यह खत्म हो गया। तो आंसर होगा इसका 2018 ए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेड से होने वाली बीमारी नहीं, लेड अर्थात सीसा से होने वाली बीमारी नहीं है। आपके पास विकल्प है कार्डियोवैस्कुलर, क्रोनिक किडनी, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें जो सही आंसर है आपने डिसाइड कर लिया होगा, डी है ऑस्टियोपोरोसिस, जो है कि ये विटामिन जो है कि डी की कमी की वजह से होता है, न कि जो है कि लेड की वजह से। लेड अर्थात सीसा, आपको पता है कि लोगों की मृत्यु जो असामयिक मृत्यु होती है, जो केमिकल के प्रभाव में आते हैं, जैसे पेंट से लेकर हर चीज में हम लोग शीशा बनाते हैं, तो उसके वजह से जो लेड है काफी ज्यादा इससे मौत होती है। लेकिन जो यह ए बी सी के रूप में जो मौत लिखी हुई है, मृत्यु लिखी हुई है, बीमारियां लिखी हुई हैं, इनकी वजह से लेड से होता है, न कि ऑस्टियोपोरोसिस। अगला जो प्रश्न है वह है द टॉक्सिक ट्रूथ 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, आपको बताना है। तो यह जो रिपोर्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास विकल्प है जो है कि यूनिसेफ, WHO, फाओ अर्थात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रीन पीस। तो इसका जो द टॉक्सिक ट्रूथ 2020 है ये जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं या जो वयस्क हैं उनके अंदर जो सीसा जो मिलता है, लेड मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है, जो कि घातक है उनके लिए। और यह जो सीसा है उनके शरीर में जिस मात्रा में एकत्रित हो रहा है, आगे चलकर उनको कई तरह की बीमारियां जिनका ऊपर हमने उल्लेख किया उसका वो शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से यह जो रिपोर्ट है यूनिसेफ की है। अगला जो प्रश्न है, ब्लू हार्ट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है। आपके पास विकल्प है मानव तस्करी, वन्यजीव संरक्षण, प्राचीन धरोहर संरक्षण और वेटलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है मानव तस्करी पर रोकथाम लगाने का। और इसको जो है कि ये चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो ड्रग कंट्रोल पर काम करती है, और ड्रग कंट्रोल के साथ साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकने का प्रयास करती है, तो उसके द्वारा चलाया जाता है। उस संस्था का नाम है UNODC, और यह ब्लू हार्ट अभियान उसी का है जिसमें मानव तस्करी और जो है कि ड्रग को जो है कि तस्करी को रोकने का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है। पेनगंगा, जो है कि पंचगंगा, दूधगंगा और मालप्रभा। आई होप ये काफी इजी है, तो आपने डिसाइड कर लिया होगा जो पेनगंगा नदी है वह किसकी है, गोदावरी की सहायक है, ना कि कृष्णा की सहायक है। अगला जो प्रश्न है, बाकी जितनी नदियां हैं वह किसकी हैं, कृष्णा की सहायक है। अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कितना हिस्सा कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। आपके पास विकल्प है 20%, 25%, 30%, 40%। आंसर है इसका जो है कि लगभग 33%, इसलिए हम लोग आंसर ऑप्ट करेंगे सी अर्थात 30%। लगभग ये माना जाता है कि 1/3 का जो भाग है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, वो कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसीलिए कृष्णा नदी की जो जल के वितरण को लेकर विवाद जब भी होता है तो सभी राज्यों के लिए जटिल हो जाता है। कोई राज्य इस पर अपना जो नियंत्रण है नहीं खोना चाहता। उसके पीछे का कारण यह है कि उस राज्य का 33% हिस्सा क्या होता है, इसी नदी पर निर्भर है। अगला जो प्रश्न है वह है, पुली चिंताला परियोजना हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी, इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसका जो संबंध है आपको पता है, इस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। इतना विवाद है कि जो है कि दोनों राज्यों की पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अर्थात जो है कि ये जो एक बांध है जिस पर अभी इस पर क्या हुआ है कि तेलंगाना बिजली बनाना प्रारंभ किया है, और बिजली बनाने के बाद पानी उसने अचानक छोड़ा, उसके वजह से विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है, केयर्न एनर्जी कंपनी कहाँ की कंपनी है, यह आपको बताना है।
आपके पास विकल्प हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा समय आपने लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। ये जो कंपनी है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूके में स्थित कंपनी है और इसी कंपनी का विवाद भारत सरकार से चल रहा है और यही कंपनी भारत के कुछ एसेट्स को जो विदेशों में है उसको जो है कि सीज करने या उस पर नियंत्रण लेने का प्रयास कर रही है। जैसे कि एयर इंडिया पर इसने कहा कि एयर इंडिया की जो विदेश में कंपनी उसको हम रखेंगे और ऐसी अन्य संपत्तियों जो कि फ्रांस में 20 संपत्तियां थी उसको जो है कि उसने अपने कब्जे में ले लिया है। अगला जो प्रश्न है वह है नारगोल बंदरगाह गुजरात के किस शहर में प्रस्तावित है? ऑप्शन है भरूच, वलसाड, आनंद और भावनगर। तो इसका सही आंसर है वलसाड, जो कि गुजरात का सबसे दक्षिणी जिला है और यहीं पर एक गांव है नारगो जो कि जो है कि अरब सागर के बिल्कुल किनारे स्थित है। यहीं पर बनाने का प्रस्ताव किया गया है लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग विरोध इसका कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है ऑक्सफैम के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो है कथन, इसका मुख्यालय नैरोबी में। कथन 2, इसने हाल ही में दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका जो आंसर है आपको पता है ऑक्सफैम का, सही बात है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई, मुख्यालय जो है नैरोबी में है। जाना जाता है असमानता और गरीबी पर अपनी रिपोर्ट के लिए और इसने हाल ही में दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक रिपोर्ट जारी की है जिसमें काफ़ी जो है विभत्स स्थिति का इसने उल्लेख किया है। इसने कहा है कि प्रतिदिन जो है कि भूख की वजह से प्रति मिनट भूख की वजह से 11 लोगों की मृत्यु हो रही है और यह जो मृत्यु है वह किसकी वजह से? जलवायु संकट, सैन्य संघर्ष और साथ ही साथ कोरोना महामारी के सम्मिलित प्रभाव के कारण। आई होप तो इसका भी आंसर आपको क्लियर होगा कि दोनों कथन सही है। आंसर होगा ए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।